ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ओके, चलो। देखो, लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को सीखा है। ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब जो हमने वैल्यू सीखी साइन कॉस टेन की, अगर उनकी हम रेंज बताएं, जैसे साइन और कॉस की अगर रेंज बताएं, तो देखो 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू थी वही वैल्यू हमें आगे भी मिली, बस माइनस का डिफरेंस आ गया। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू वही होती है जो 0 से 90 के बीच में होती है ना? लेकिन साइन पॉजिटिव होता है 90 से 180 में, लेकिन कॉस नेगेटिव हो जाता है, टेन भी नेगेटिव हो जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, टेन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है। और जो फोर्थ चतुर्थांश था, जो अपना फोर्थ चतुर्थांश था, उसमें कॉस की वैल्यू कैसी होती थी? पॉजिटिव। साइन और कॉस नेगेटिव रहता है। तो वैल्यू तो वही रहती है जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सीखी थी, बस माइनस का डिफरेंस बढ़ जाता है। तो अगर हम रेंज बताएं, रेंज अगर डिसाइड करें, रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इनकी रेंज क्या हुई? साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिली हमें साइन की? मैक्सिमम पहले बात कर लेते हैं, मैक्सिमम कितनी मिली? देखो One. पहले साइन 0 0 होता है और फिर धीमे धीमे हम बढ़े, यस सर। 90 पर जाके साइन की वैल्यू हमें 1 मिली। 1. लेकिन ये 1 की मैक्सिमम वैल्यू, 1 से बड़ी साइन की वैल्यू होती नहीं है ना? वो तो सब फ्रैक्शन में होती है, उनको डिवाइड करोगे तो 1 से कम ही मिलेगा, पॉइंट में कुछ आएगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मिनिमम कितनी होती है? क्या 0 होती है क्या मिनिमम? -1. -1. होती, क्यों नहीं होगी 0 -1? क्योंकि 0 सबसे मिनिमम वैल्यू इस रीजन से होती, क्योंकि 0 से भी छोटा -1 होता है। और साइन की -1 भी वैल्यू होती है। किस एंगल पर होगी -1? बता सकते हो? साइन -1 कब होगा? 240, 270, 270। हाँ सही। तो इसका मतलब साइन जो है वो -1 से छोटा नहीं होगा, -1 हो सकता है या -1 से छोटा नहीं हो सकता है ना? -1 हो सकता है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू, है ना? -1 हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता ना। इसकी वैल्यू और 1 बड़ी है या 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये तो साइन की रेंज आ गई। क्या कॉस? अब कॉस की बात कर लेते हैं। जो कॉस थीटा की हमने वैल्यू पढ़ी, वो भी मैक्सिमम कितना था? 1 था। कॉस 0 1 होता है। और मिनिमम कितना था कॉस? क्योंकि कॉस की साइन की उल्टी वैल्यू लिख देते तो कॉस की वैल्यू आ जाती है। तो कॉस मैक्सिमम Yes, sir. कितना होता है? 1। और मिनिमम 1. कितना होता है? -1। तो उसकी भी रेंज -1. सेम। हाँ, तो 1 से कॉस की वैल्यू छोटी नहीं होती और +1 से बड़ी नहीं होती, तो ये कॉस की रेंज आ जाती है। अब इसी के बेसिस पर अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है y = 2 sin थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और हमसे ये बोल रहा है हमें बताओ फाइंड y मैक्सिमम एंड y मिनिमम। y मैक्सिमम कितना होगा और y मिनिमम कितना होगा, ये हमें बताना है। अगर y = कितना है? 2 sin थीटा, तो उस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना। सर हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 2. सर शाबाश। मैक्सिमम y मैक्सिमम 2 हो जाए, क्योंकि ये 1 कह दो
अगर ये 1 होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, है ना, 1 से तो बड़ी नहीं है। और मिनिमम वैल्यू -2 -2 गुड। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्योंकि साइन थीटा 1 साइन 1 से मैक्सिमम तो होता नहीं, उसकी जगह अगर 1 पुट अप तो वो हो जाएगा 2 into 1। यहाँ से नॉइज आ रहा है ना बेटा, माइक म्यूट कर दो। काना बेटा, क्या आपके दैनिक जीवन में कुछ पाएगा कि आप देखा नहीं? रोहित अपना माइक बंद कर ले। तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, y मिनिमम, तो ये मिनिमम कितनी वैल्यू होती है -1, तो साइन थीटा की जगह माइनस पुटअप करेंगे, -1 into 2 -2 हो जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी -2। इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, अगर हमें रेंज पता है तो। ये आपको याद रखना, और इसको याद रखने में बहुत कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। y की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं मिली थी और -1 से छोटी नहीं होती, है ना, ऐसे ही साइन में होता है, ऐसे ही कॉस में होता है, दोनों में सेम होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इतना नोट करो बेटा, ये नोट कर लिया गया? हाँ सर, कर लिया नोट। ओके, कर लिया नोट। अब जस्ट सपोज दैट नेक्स्ट एग्जाम, अगर हम ऐसे लिख दें, थोड़ा सा बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज होने के है नहीं इसमें। y इज इक्वल टू, कुछ हमने उठपटांग लिख दिया, साइन a साइन 2t प्लस √3, ऐसा कुछ लिख दिया, a साइन 2t प्लस √3, है ना। तो यहाँ पर भी सेम बात पूछी हमसे, इन्होंने बताया, उन्होंने पूछा फाइंड y वैल्यू ऑफ मैक्सिमम y एंड वैल्यू ऑफ मिनिमम y। y मैक्सिमम कितना होगा, y मिनिमम कब होगा, अगर y इज इक्वल टू a साइन 2t प्लस 3 है तो। तो ये वैल्यू जो साइन 2t प्लस √3, ये अगर 1 हो जाए इससे मैक्सिमम सर तो सर होगी नहीं। सर a और -a। तो y मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा a, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो इसकी वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो 1 into a बचेगा, तो y मैक्सिमम हो गया a, और y मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू -1, a इंटू -1 क्या हो जाएगा -a, तो y मिनिमम हो गया -1 और मैक्सिमम हो गया a, -a और a, ये इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिली। क्या ये बात सभी को समझ आई? आ गई सर। ओके, अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं एग्जाम्पल, है ना, इसमें अगर हम लेवल बढ़ाएं तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, देखो तो इसको, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा कुछ लिख दिया। हाँ, ऐसा लिखने के बाद वही सेम बात पूछा है, फाइंड, इसमें थोड़ा सा देखो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, फिर भी चलो, फाइंड y मैक्सिमम एंड y मिनिमम। ये अब डायरेक्ट सॉल्व करने पर बात नहीं बनेगी, सर टर्म्स आ रही है। हाँ बेटा, y मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी a - b, और y नहीं नहीं, मिनिमम की हो जाए। क्यों हाँ सर? बताओ, आप बताओ बेटा। भाई अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं अपन,
सर नहीं, आप आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा इसका क्या सॉल्यूशन है। सर बाई मैक्सिमम की वैल्यू ए माइनस बी। नो सर, नो नो नो, रुको 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 सर, थोड़ा रुको। सर बाई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी ए, और बाई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी। ये आंसर गलत है, ये का आप लोग बना नहीं पाओगे। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं ये अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पर आया साइन थीटा, यहाँ पर आया कॉस थीटा। अगर ये इक्वेशन सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिखी होती, या तो सिर्फ साइन ही होता या कॉस ही होता, तो फिर हम डायरेक्ट बता सकते हैं वैल्यू पुटअप करके। लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो बीच में प्लस भी लगा हुआ है, तो उस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू थीटा पुटअप करके नहीं बता पाते। तो इसको पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इस इक्वेशन को हमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, एक ही जो साइन या साइन के टर्म्स में पूरी इक्वेशन हो, या कॉस के टर्म्स में हो, या टेन के टर्म्स में हो, तो पहले हमें इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है इसको सिर्फ एक ही टर्म्स में लिखना है। ये अभी यहाँ पर साइन भी आ रहा है, यहाँ कॉस भी आ रहा है, तो इसको किस तरीके से हमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी का, देखो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, और ये प्रैक्टिस से बनेगा, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन माने आते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखना इस इक्वेशन में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किया ये a रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी से हमने डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ब्रैकेट में जो था वो लिख दिया, क्या है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये बात समझ आई। अगर किसी भी वैल्यू में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये बात तो जानते ही होंगे आप लोग, क्यों बोलो। हाँ सर, हाँ जानते हैं सर। यस सर। अब इसमें क्या करूं, देखो इसको मैंने क्यों किया, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया हमने। अब ये जो अपॉन में है, इसका दोनों टर्म से इनसाइड द ब्रैकेट में डिवाइड कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बाहर ही रहा, इसको अंदर लेके जाते हैं अपॉन वाले टर्म्स को, तो इसको ये हो जाएगा a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस ये b है यहाँ पर, तो b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अब देखो मुझे कुछ एक ही टर्म्स में इसको ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, अब देखना ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये है b अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखना अब यहाँ पर ये एंगल हमने मान लिया अल्फा है, ये एंगल मान लिया अल्फा है ना, और एक साइड को हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने सपोज दैट ए, और इसको मान लिया b। अगर ये a है, ये वाली साइड, अगर ये वाली साइड b है, मतलब इस ये 90 डिग्री बनना है, तो ये जो आधार है वो a है और जो लंब है वो b है, तो कर्ण क्या हो जाएगा बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण क्या हो जाएगा। ये सर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं बोलूं यहां से cos अल्फा की वैल्यू बताओ, तो इस ट्राइंगल से cos अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, cos अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार a हो गया और कर्ण हो गया रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं इसी ट्राइंगल में
अगर मैं बोलता हूं कि साइन अल्फा की वैल्यू बताओ, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब मतलब बी और कर्ण हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है इसको जरा ध्यान से देखो और अपना कुछ काम बन जाएगा। सर तो ये आंसर, मैं आंसर बताऊं? आंसर आ गया क्या? हाँ बताओ बेटा। बाई मैक्स का आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस बस अब तो हो और गया, मिनिमम में माइनस लगा दो। माइनस लग जाएगा सर। हाँ, तो अब देखो ये a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस अल्फा, और b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन अल्फा। देखो हम लिखते हैं, तो इसी इक्वेशन को लेके जा रहे हैं, ऊपर लिखता हूँ y इज इक्वल टू, ये बाहर है उसको ऐसे ही लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर a अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा प्लस प्लस बी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं साइन अल्फा, साइन अल्फा और इनटू में क्या लिखा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला सीखा था, कोई बता सकता है ये कौन सा फॉर्मूला होता है? लास्ट क्लास में ही सीखा है। यस सर, यस सर, यस सर, बता सकती हैं। हाँ ये साइन, हाँ बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी यूज? कोस अल्फा माइनस थीटा, वो ये वाली सर, ये है सर साइन अल्फा, साइन थीटा प्लस के अल्फा, हाँ या फिर अल्फा प्लस के थीटा। हाँ कुछ भी आगे पीछे करो, ए प्लस बी बोलो, बी प्लस ए। तो साइन ए प्लस बी देखो हमने कल सीखा था, अब वो होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये ए यहाँ पर थीटा हो गया, बी हो गया अल्फा, तो ये साइन ए मतलब साइन थीटा, कॉस बी मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस ए मतलब कॉस थीटा और साइन बी मतलब साइन अल्फा हो गया। तो इस पूरे टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ए मतलब थीटा, बी मतलब अल्फा, ये हो गया। अब देखो ये पूरा एक ही टर्म्स में आ गया इक्वेशन, इसमें दो टर्म्स नहीं आ रहा है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है। अब इस साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 1, तो अगर हमें y मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, y मैक्सिमम, तो हम इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर y मिनिमम कैलकुलेट करना है, y मिनिमम, तो ये साइन अल्फा थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो इसकी जगह माइनस पुटअप करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल था। हाँ सर, हो गई सर एग्जांपल। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल की प्रैक्टिस करना भी चाहिए, क्लास के बाद भी करना चाहिए। जिनको एक बार में समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स रेंज ऑफ साइन और कॉस थीटा के बेसिस पर, इसको नोट कर लो बेटा। सर, हो गया नोट। ओके अभी नहीं हुआ है सर, अभी नहीं हुआ है। आप कर लो। हाँ ये तो थोड़ा जल्दी में रहता है, ये फास्ट है, ये इसकी मशीन थोड़ी फास्ट है। आप लोग कर लो, बस मुझे बता देना। हो गया सर। ओके अब देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ तो लिया, अब बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं। अब वो आती है नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है, ये देखो ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई है ना। अच्छा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो फिजिक्स में काम आने वाला है उतना हमने बात कर ली। अब वैसे तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो हमने उसके हिसाब से तो पढ़ना नहीं, हमें तो अपना फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखना, अपना भौतिकी में कितना यूज आने वाला है ना, तो फिजिक्स में तो इतना ही काम आने वाला है।
ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज आती है, और वो छोटी सी चीज क्या है, वो एंगल का मेजरमेंट होता है। एंगल का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट कोण, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, कोण का मापन। तो ये दो तरीके से कोण होते हैं, एक कोण पॉजिटिव एंगल मिलते हैं, और एक एंगल होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव मतलब धनात्मक कोण है, धनात्मक कोण होते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक कोण। धनात्मक एंगल कब होता है और ऋणात्मक एंगल कब होता है, वो जैसे हम सपोज दैट, यही नीचे बता देता हूं, ये अपना पॉजिटिव एक्स होता है, ये यहाँ पर पॉजिटिव वाई है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ये सभी लोग जानते होंगे, ग्राफ में आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर हम सपोज दैट ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर ये लाइन ऐसे कुछ बनी हुई है, और ये एंगल अगर इस मेजरमेंट, अब ये लाइन बनी हुई है, इसका मेजरमेंट जो हम बताते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स से ही बताते हैं, इस लाइन से ही बताएंगे एंगल, कोण को हमेशा इसी से बताया जाता है। अब इससे भी दो तरीके होते हैं, या तो आप इस तरीके से यहाँ से इधर चले जाओ, मतलब ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इस मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि जो अपनी घड़ी चलती है वो ऐसे चलती है। तो इसको हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं इस एंगल को, कैसे, ये देखो फिर से बता देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और ये लाइन कुछ ऐसे बनी थी। इसको हम पॉजिटिव एक्स से कुछ ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से भी तो मेजर कर सकते हैं, इस लाइन के कोण को कर सकते हैं, क्यों। और दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे, एंगल जो बताया जाता है वो पॉजिटिव एक्स ही बताया जाता है, और पॉजिटिव एक्स से हम दो तरीके से एंगल मेजर कर सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, और इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं, जो आप लोग जानते हो क्या, किस में नेगेटिव होगा, इस एंगल कैसे सर, इस एंगल को लिया जाएगा पॉजिटिव एंगल। एंटी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ये एंगल कैसा माना जाता है, पॉजिटिव, और ये एंगल, ये थीटा माना जाएगा, ये यहां से लेके इतना इतना एंगल हो गया, इस एंगल को माना जाएगा नेगेटिव। ये बात समझ में आई कुछ, क्यों, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जांपल ही बताते हैं, पहले इस बात को नोट करो। ओके सर, हो गया नोट। हाँ भाई, बाकियों को भी कर लें दिया गया। ओके, अब देखो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज दैट हमें ये इधर ऐसे, है ना, हम यहां से चलेंगे एक्स से, और ये लाइन हम सपोज दैट यहीं पर एंगल मेजर कर रहे हैं, है ना, यहां से चले, और कुछ लाइन बीच में बता देता हूं मैं आपको कैसे, चलो ये बता देता हूं, ये जो लाइन बनी है, ये इस लाइन से 60 डिग्री पर है,
मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 60 डिग्री, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 300 कितना हो हो जाएगा जाएगा, 300। हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो उसको 60 डिग्री लिखेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे -300, है ना। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम ये वाला एंगल लेके चलते हैं पॉजिटिव एक्स से इधर की तरफ, तो हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं एंगल 60 डिग्री, है ना। ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट कम होता है, लेकिन ये हमें बात पता होनी चाहिए, है ना। एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज भी होता है, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो वो फिर उस केस में नेगेटिव लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, समझ आया? बताओ, क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, आ गया सर समझ में। चलो भाई, तो जैसे सपोज दैट, और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर वैसे बता दोगे आप लोग, ये इधर लाइन बना लेते हैं ऐसे, नहीं एक्स ये वाई, और ये एंगल सपोज दैट हमने बोला 135, है ना, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा 135? पॉजिटिव ये सर, 135 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर हम इधर मेजर करते इस तरीके से, इस लाइन को इस एंगल पे मेजर करते तो क्या लेंगे फिर हम? नेगेटिव। नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 225। 225। हाँ, तो ये इस तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल लेके चलते हैं, लेकिन अपन जो हम पढ़ते हैं, जो हम एंगल लेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए, इस रीजन से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो, एक अच्छी चीज पढ़ते हैं, एक बड़े से टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स में हेडिंग आता है फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन ऐसे समझो, फंक्शन फंक्शन का मतलब वो शादी वाला फंक्शन, उसकी समारोह की बात नहीं हो रही है। ये थोड़ा अपन मैथ्स में फंक्शन एक पढ़ते हैं, फिजिक्स के हिसाब से कितना काम में आने वाला है अपन उतना पढ़ें, है ना। मैथ्स में तो ये काफी बड़ा टॉपिक होता है। फंक्शन मतलब ऐसे समझो, जैसे जैसे अपने जीवन में खुशियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं, तो ये जो हैप्पीनेस है और सैडनेस है, ये अपने जीवन में कब आते हैं? जब पीछे कभी भी ऐसा कुछ हमने कर्म किया होगा, मतलब ऐसा कुछ इनपुट किया होगा। अगर अच्छा कर्म कहते हैं तो बोलते हैं खुशियां आती हैं, है ना, हैप्पीनेस रहता है सब कुछ। तो अगर हम जैसा इनपुट करते हैं तो वैसा ही फंक्शन, वैसा ही कर्म हमें, मतलब फंक्शन वैसा ही फंक्शन होता है, और उस फंक्शन के थ्रू हमें क्या मिल जाता है? खुशियां मिलती हैं, है ना। तो जो आउटपुट मिलता है वो खुशी होगी। अगर इनपुट हम अच्छा करेंगे तो आउटपुट भी हमें अच्छा मिलेगा। ऐसे ही कोई मैथमेटिशियन होगा, उन्होंने काफी दिमाग लगाया होगा तब इस बात को बता पाया होगा। तो मतलब कोई भी एक मशीनरी होती है, ऐसे समझो, कोई एक मशीन होती है। अच्छा, पहले मशीन बताने से पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो आप समझिएगा, एक इनपुट हम लगाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, मतलब दो वेरिएबल होते हैं। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स और वाई। इन जनरल हम एक्स वाई के टर्म्स में पढ़ते हैं, एक एक्स है और एक वाई, है ना। वेरिएबल तो वो बचपन से हम ABCD सीखते हैं, ये ABCD ये सब क्या है? ये वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल जिनका अलग नाम से जानते हैं हम। एक्स वाई, जैसे मैंने एक्स वाई बोला तो आपके ब्रेन में उनका
इमेजिनेशन हो गया होगा, एक्स ऐसे बनता है वाई ऐसे बनता है, तो जो हम चीज पढ़ चुके हैं तो इमेजिनेशन हमारा हो जाता है। अब ये हमने पढ़ा नहीं है तो आप इमेजिनेशन थोड़ा नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन हम कुछ एग्जांपल सीख लेंगे तब आपका इसके भी पृथ्वी इमेजिनेशन बनने लगेगा। सर दिख नहीं रहा है। हाँ बेटा, दिख नहीं रहा है बोर्ड पे? दिख नहीं रहा है। क्या बोल रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? क्यों? हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ आवाज रही है तो आ सर, आ रही है। रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना सब? दिख रहे हैं हाँ सर। दिख रहा है सर, सब कुछ दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो फंक्शन में दो दो कोई वेरिएबल होते हैं और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। जो सेकंड वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है। कैसे? एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल की थी, y इज इक्वल टू ये 2x, ऐसा लिखा y इज इक्वल टू 2x। तो यहां पर जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो किस पर डिपेंडेंट हो रही है? x पर। अगर x की वैल्यू यहां पर, अगर इफ, यदि, यदि या इफ यदि x की वैल्यू हम 0 लिख दें तो बताओ y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बोलो। 0 0। अगर x की वैल्यू हम 1 लिख दें तो y कितना हो जाएगा? 2 2। अगर x की वैल्यू हम 2 लिख दें तो y कितना हो जाएगा? 4। 4 तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब हम जो भी लिखेंगे, हम जो कुछ भी लिख सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंडेंट है। x की जो वैल्यू होगी उसी के अनुसार y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं, ये x और y, ये जो x है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये जो y है ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। किस पर डिपेंडेंट है? x पर। किस पर डिपेंडेंट है? x पर डिपेंडेंट है ना? तो अब इसी चीज को जैसे अब देखो एक डायग्राम से सीखते हैं। ये हो गया फंक्शन, फंक्शन है ना? यहां पर हमने दिया इसको इनपुट, कुछ भी इनपुट दिया, इनपुट है ना? इनपुट अगर हमने x, देखो फंक्शन में, यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखा है? ये फंक्शन में इस जो मशीन है इसमें, मशीन में मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x। समझना, इस मशीन में मैंने क्या फीड कर दिया? y इज इक्वल टू 2x। जो y है वो x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। वो कितना फंक्शन है? 2x फंक्शन है। तो अगर हमने इनपुट में अगर 1 दिया तो यहाँ पर आउटपुट में y कितना मिल जाएगा? क्यों? 2 2 मिल जाएगा। 2 अब हाँ, अब मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना? तो यहाँ पर ये जो y है ये x का फंक्शन है, इसी को बोला जाता है, इसी y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है ना? तो y x का फंक्शन है, मतलब हम x का जो भी इनपुट देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मशीन में जो भी y इज इक्वल टू, ये तो एग्जांपल ले लिए 2x, कुछ भी हो सकता है, तो हमें आउटपुट कुछ मिलेगा। तो इस चीज को बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। हाँ, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ये बात समझ आई? क्यों बताओ जरा। यस सर। ओके, तो इसकी छोटी सी 2 लाइन लिख लेना फंक्शन में, नीचे लिखना, फंक्शन के नीचे लिखो जरा, क्या लिखेंगे? फंक्शन में क्या लिखेंगे? इसमें लिख लेना, इट इज रिलेशन बिटवीन,
मैं लिख देता हूं यार, इट इज रिलेशन बिटवीन, इट इज रिलेशन बिटवीन, फिर ये समझाता भी हूं क्या लिख रहा हूं ना, इट इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, इट इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, it is relation between two variable, one is independent, one is independent and other, और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो मतलब दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को ही, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है, जिसमें से एक वेरिएबल स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है, पहले पर, है ना। दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है, जिसमें एक स्वतंत्र होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। और ये जो एग्जांपल से समझा है इसको नोट कर सकते हो। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, जैसे और एग्जांपल में, जैसे हम किसी को जब हम पैसे उधार देते हैं, किसी को भी पैसे उधार देते हैं इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, जब हम ब्याज पर किसी को पैसे उधार देते हैं, है ना, तो जो ब्याज है वो बताओ वो किस पर डिपेंडेंट करता है, ब्याज किस पर डिपेंड करता है, पैसे पर, मूलधन पर, मूलधन मूलधन पर, पर, है ना। ब्याज किस पर, मूलधन पर और समय सीमा पर। समय सीमा भी तो होती है, जैसे हाँ हाँ एक सर, महीने, दो महीने और के दर। लिए। अब जो अपना जो मूलधन है वो तो अपन ने फिक्स कर दिया, हमने इसको इतने पैसे दिए, है ना, हमने फिक्स कर दिया, हमने इसको इतने पैसे दिए, तो मूलधन तो फिक्स हो गया। अब जो ब्याज होगा वो डिपेंड होगा समय सीमा पर। अगर समय सीमा एक महीना है तो ब्याज वो एक महीने का देगा, अगर समय सीमा 2 महीने तो वो ब्याज 2 महीने का देगा। तो इसका मतलब जो ब्याज है वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, टाइम पर, समय पर। टाइम, समय पर। लेकिन जो समय है, जो टाइम है, वो किसी पर डिपेंडेंट है क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं, समय तो अपने आप में स्वतंत्र है। तो इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर भी देखो दो चीजें मिल रही हैं, एक समय और दूसरा ब्याज। तो ये दो वेरिएबल होते हैं, इन दोनों वेरिएबल के बीच में एक संबंध होता है, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एक वेरिएबल स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है। अब हो सकता है पूरी बात समझ आ गई हो, समझ आया क्यों? यस हिंदी सर। हाँ सर सर। हिंदी में चलो इस बात को हाँ बेटा, ये बोल रहा था हिंदी में पढ़ाइए सर, पूरा ये तो इंग्लिश में चल रहा है सब। नहीं सर, चलने दो, थोड़ा थोड़ा तो आगे काम देगा। हाँ तो काम तो देगा, लेकिन क्लियर इंग्लिश में चल रहा है, थोड़ा तो हिंदी पढ़ाए सब। अरे पूरा हिंदी तो बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश में क्या बोल दिया मैंने, क्यों? एक आती सर हिंदी। हाँ हिंदी में लिख लो, मैंने हिंदी में भी तो बोला था। क्या लिखना है? दो फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं आपने बताया ही नहीं। हाँ बेटा, फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं आपने बताया ही नहीं। फलन, फलन। फलन। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, फलन। अच्छा फलन हिंदी में, ओके। तो जी तो कह रहा था मैं, हिंदी साथ ही साथ चलने दो, अभी तक फंक्शन का हिंदी नहीं बताया। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। पूछ लिया करो, जो भी बीच में समझ में नहीं आया आप किसी को तो पूछ लिया करो ऐसे, ठीक है? तो ठीक है पूछ सर। लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो इस पर कुछ बेसिस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लिया हमने, हम लिख रहे हैं y
या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो हमने क्या लिखा था, वाई किसका फलन होता है, वाई एक्स का फलन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, वाई एक्स के फलन का मतलब होता है, या वाई एक्स का जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। वाई, इससे ये समझ में आता है कि जो वाई है, वाई फलन है एक्स का, वाई फलन है एक्स का, ठीक है, वाई एक्स का फलन है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, बोलते तो ऐसे है लेकिन लिखते क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और सपोज दैट हमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स किसके बराबर है, 2x² प्लस 5x प्लस 3, है ना। एफ एक्स क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ पर अगर यदि ऐसा है तो तब आपको मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, फर्स्ट अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की जगह क्या लिख दिया 0, दूसरा एफ अगर एक्स 1 लेते हैं, एफ 1, थर्ड एफ 2 ले लिया, फोर्थ एफ, ये एफ 0 ले लिया, है ना, उसके अंदर चलेगा, फंक्शन के फलन के अंदर भी एक फलन लिख दिया, तो इनके क्या मान होंगे ये हमें बताने हैं। बड़ा आसान, यहाँ पर x 0 है तो इस 0 पुटअप कर दो, जहां जहां x दिख रहा है 0 अगर लिखेंगे तो ये 0 इंटू 0 5 गुणा सर 2, 5 5 कैसे होगा, 3 सर 3 क्योंकि इसके सर यस सर 3 3 होगा जस्ट 3। 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 3, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या 3 बचा। सर सेकंड का आ रहा है 10, हाँ सर सही है। सेकंड का 10 नहीं आया 10 ये देखो, हाँ ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 5 प्लस 3, तो 2 अगर 5 7 प्लस 3 10, मतलब 2 गुणा 2 प्लस 5 प्लस 3 10, 12 आएगा। सर अगर थर्ड का 21 x का x की वैल्यू 2 पुटअप करें, है ना, x की जगह 2 लिखें तो 21 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। 21 तो इसको लिख सकते हैं, देखो इसको समझना, कुछ बच्चे 2, ये x की जगह 2 लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कह दिया, प्लस 5 और ये x, ये 2 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ये 2 का सर। स्क्वायर 4 गुणा 2 8 प्लस 10 और ये 3, तो 8 और 10 18 और 3 21, तो ये हो गया 21। सर हाँ बेटा, फोर्थ का आ रहा है 36 फोर्थ, हाँ सही आया, फोर्थ का आएगा 36। और देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने घुमा के लिखा है, यहाँ पर लिखा है जो फलन है वो किसका फलन है, f0 का फलन है। अब ये f0 हम पहले ही मान ज्ञात कर चुके हैं, इसका मान आया था 3, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ब्रैकेट में इस पूरी की जगह लिख दिया 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका f0 का जो भी मान आया था, जो भी वैल्यू आई थी वो 3 आई थी, यहाँ पर 3 लिख दिया इसकी जगह, तो f ब्रैकेट में 3, अब x की जगह हम 3 पुटअप कर लिख सकते हैं, तो अगर हम 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 गुणा 2 18 और ये 15 और ये 3, 18 15 और 3 कितना हो गया 36 36, हाँ तो ये आ गया 36, ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ आया। हाँ सर पूरा समझ में आ गया। यस सर आ गया सर। अच्छा चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं।
इसको उसको उतार लो। हाँ यस सर हो गया। ओके। अच्छा, इसी अगर उदाहरण में, इसी में जो अभी था हमारे पास, इसी में अगर हम इसका और मान ज्ञात करें, एक और जैसे हम लिख देते हैं F1, है ना, कोई नई बात नहीं है, वही सेम उदाहरण की बात कर रहा हूँ। उसी उदाहरण में अगर इसका मान और ज्ञात करें तो इसका मान क्या होगा, देखो जरा। सर 253। हाँ बिल्कुल सही आया, क्योंकि इसका जो मान आया था वो आया था 10, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 10। अब ये x जो हो गया वो 10 हो गया, जहां जहां x था मतलब 2x² था, तो मतलब ये 10 का स्क्वायर प्लस 3 10 नहीं सॉरी 5 10 और प्लस 3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 200, ये हो गया 50, ये हो गया 3, मतलब 253 आ गया। सही है, समझ में नहीं आया सर। कई बार फलन के अंदर भी फलन रहता है, ये समझ नहीं आया, देखो फिर से समझा। ये हमें ये क्या रहा, 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमें दिया गया, ये दिया गया था कि नहीं, बताओ, ये तो याद ही होगा यार, हाँ अभी सर। तो हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा ना। अब इसमें अगर x की वैल्यू 1 जो हमने पुटअप किया था F1 पर, जब y फंक्शन था 1 का, तब उसका मान 10 आया था। नहीं, यहाँ पर एक पुटअप करके देख लो, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू जब 1 रखेंगे x की जगह पर, और यहाँ पर भी x की जगह पर 1 रखेंगे, तो कितना 10 ही तो मिलेगा, क्यों बताओ। ये तो हमने ज्ञात भी किया था थोड़ी देर पहले। आ गया सर, समझ में आ गया, हाँ आ सर, गया। हाँ सर। हाँ, तो अगर अब यहाँ पर अब x की वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पर x दिख रहा है, वहां पर 10 10 लिख दो, तो मैंने वही किया, ये 10, ये x का स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर, ये x, ये 10, ये प्लस जो भी बाद में लिखा हुआ है वो लिखे, इसको अब हल कर लिया, हल किया तो ये आएगा 200, ये हो गया 50, ये हो गया 3, तो 253 हो गया। यस सर, आ गया। चलो और देखते हैं उदाहरण कुछ, जैसे लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं, f(x) = x - 1 भागे x + 1। तो इसमें हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है, बोलेंगे ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, पहला F0, दूसरा F1, तीसरा F2, चौथा F1/x और पांचवा F और ये Fx। ये कुछ है इस तरीके से। तो ये 5 मान ज्ञात करने, कुछ तो बड़े आसान से हैं, लास्ट के थोड़े 2 में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सर पहले का है 2.3। अगर x की जगह 0 लिखेंगे तो कितना आएगा, 2/4 आ रहा है। ये क्या है, ये कुछ गलत आ रहा है यार। -1 -1/, x के 0 पुटअप कर लो, x की जगह 0 रखो, तो ये हो गया 0 - 1 अपॉन भागे 0 + 1,
तो ये कितना बचा, -1/1, तो इसका मतलब तो -1 ही तो हुआ। सेकंड का सर 0। सेकंड का 0, हाँ सेकंड का सही, सेकंड का 0 ही है। थर्ड का सर 1/3। हाँ थर्ड का भी सही आया 1/3। इसकी जगह x की जगह 1 -1/1 + 1, 1 - 1 0 ही होता है, पूरा 0 हो गया। अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 - 1 और 2 + 1, तो ये 1/3। इसमें थोड़ी मेहनत कर, इसमें जो x की वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, 1/x, 1/x, है ना। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 1/x रखेंगे तो थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप। यस सर। हाँ 1 - x/1 + x। हाँ हाँ सही आ गया। और सर पांचवे का आ रहा है -1/x। हाँ एकदम सही आया। चलो इनको भी देख लेते हैं। अब लेते हैं ये चौथा वाला, क्या है चौथे में लिखा हुआ है f(1/x), तो x की वैल्यू जो है वो 1/x है, तो x जहां जहां पर भी है उसकी जगह 1/x लिखो। तो यहाँ पर लिखा 1/x -1 भागे 1/x + 1, ऐसा है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर एलसीएम ऊपर आएगा x, तो ये 1 - x अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम x आएगा, x ये क्या हो जाएगा 1 + x, 1 + x। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये x और x आपस में कट जाएंगे, तो ये इधर जाएगा, तो इसका आंसर हो गया f(1/x) बराबर 1 - x अपॉन 1 + x। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारा जो आंसर आया था, जो आपको फलन गिवन था, वो क्या गिवन था, x - 1 और x + 1, और ये आया 1 - x 1 + x। अगर यहाँ पर हम माइनस बाहर निकालें, तो अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/x = माइनस बाहर निकाला है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर आगे पीछे हो जाएंगे, x अब माइनस बाहर निकाला, अब x प्लस का हो गया, इसमें से माइनस लिया तो ये -1 हो जाएगा अपॉन x + 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये समझ में आया, इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 1, क्या 1 किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का फिर से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ऊपर प्लस था, और x में से माइनस बाहर लेंगे तो वो प्लस का होगा, तो क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही बचेगा। ये बात समझ आई क्यों? हाँ यस सर। सर नहीं सर, नहीं नहीं। यस सर, यस सर। हाँ अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब ये जो चीज लिखी हुई है x - 1 भागे x + 1, ये यही हमें ज्ञात था। क्या ज्ञात था, इसको क्या बोल सकते हैं, fx। तो देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये है ही f(1/x) बराबर -fx, इसको इधर ले आओ तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f(1/x) + fx, ये इधर आ गया, इधर तो क्या बचा 0 = बराबर 0। तो ये इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं। समझ आया कैसे लिखा हमने, क्यों? सर ये सर फिर से समझा दो सर, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ तक तो आ गया होगा, ये वाले स्टेप तक।
इक्वेशन 1 तक, इसको इक्वेशन मान लेते हैं ये बात। यहाँ पर क्या आ गया सर? अब इसके बाद हमने क्या किया है, ये ऊपर वाले में से -1 को बाहर निकाला। इसमें से अगर -1 को बाहर निकालेंगे, नीचे दिख रहा है आपको, -1 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये 1 प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का, और x माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। इतना बात समझ आया? यस सर। यस सर। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको पढ़ो। ये लिखा हुआ है x -1 भागे x + 1, तो x -1 भागे x + 1 यही तो हमें ज्ञात था। ये क्या था, किसके बराबर है ये? fx की। तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, fx। तो हमने वही किया, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया उठा के, ये देखो ऊपर लिखा है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया उठा के, fx। ये माइनस तो था ही पहले, तो ये माइनस रहा, और ये किसके बराबर में चल रहा है, f 1/x के बराबर में चल रहा है। तो f 1/x बराबर माइनस, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, fx। अब इस ये fx को इधर ले गए, तो ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, f 1/x प्लस fx बराबर 0। अब समझ आया? ओके सर, हो गया। यस सर, समझ आ गया सर। ओके। तो कई बार ऑप्शन में हो सकता है कुछ इस तरीके का ऑप्शन लिखा हो, तो घबराना मत, ऐसा भी आंसर आ सकता है अगर उसको आगे और हल किया जाए। अब इसका आखिरी वाला भाग और का मान ज्ञात करते हैं, इसको हटा दें। यस सर। यस सर। अब जो आखिरी भाग था उसमें बोला गया था आप लोगों को, क्या बोला गया था कि जो है f और ये fx का ही फंक्शन है, इसका सर, मान बताओ। हाँ, आप बुक में से पढ़ा रहे हैं? बुक में से नहीं बेटा। हाँ। क्यों? कौन सी नहीं, बुक? मैंने से हाँ ये बेटा। हमारा मटेरियल आएगा ना। अच्छा, रेजोनेंस से। हाँ हाँ, उसमें से भी मिलेगा, उसमें भी हाँ, मिलेगा। इस कुछ उदाहरण ओके। से लिए हैं, जो अच्छे उदाहरण हाँ, हैं। हाँ सर। हाँ, ओके कुछ सर। उसमें भी मिलेंगे, नो, रेजोनेंस के जो मटेरियल मिलेगा उसमें भी कुछ आपको अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। हाँ? ओके सर। तो अब यहाँ पर जो फलन है वो fx के ही फंक्शन बता रहे, तो इसका जो मान था वो देखना क्या है, इसका मान यही था, तो x -1 और यहाँ पर x + 1। अब x की जगह पर क्या लिखना है, थोड़ा सा लेंथी बनेगा लेकिन है आसान। अब x की जगह हमें ये पूरा लिखना है, x -1 x + 1। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है यहाँ पर x है और यहाँ x है, तो इसकी जगह ये पूरा लिखना है, लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर x की जगह लिखा, ये कह रहे x -1 अपॉन x + 1, ये -1 अपॉन ये अपॉन में भी x है, इसकी जगह पे भी ये लिखेंगे, तो ये क्या है, x -1 और x + 1 + 1। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो तो सॉल्व हो सकता है। ऊपर एलसीएम लिया तो यहाँ पर जो एलसीएम आया वो x + 1 आया, यहाँ पर तो x -1 है ही, और ये माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पूरा जाएगा, ये क्या जाएगा, x + 1 भाग वाला है। नीचे वाले में भी एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 1, ये x -1 तो सेम ही था प्लस, और एलसीएम लिया है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x। ये अब यहाँ पर कुछ चीजें ये जो एलसीएम लिए हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, ये आपस में हमने इनको काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो बचा ये ऊपर है x -1, तो ये माइनस का हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, है ना। अगर ये
माइनस का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। माइनस एक्स माइनस वन अपॉन, इसको देखते हैं, ये एक्स माइनस वन, ये तो प्लस ही है तो इसका प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपस में जा रही होंगी, उनको हटा देते हैं। तो ये x माइनस का है, ये x प्लस का है, तो ये आपस में ये x x कट गया। नीचे क्या कर, ये माइनस में ये तो कटेगा नहीं। नीचे क्या कट रहा है, ये माइनस वन और ये प्लस वन। तो ऊपर बचा माइनस टू और नीचे बचा 2x। तो ये 2 से 2 कट गया तो बचा माइनस वन बाय एक्स। ये इसका आंसर होगा। ये समझ आया? थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। आ गया समझ में सर? ये यस सर। हाँ, ऊपर आया माइनस टू अपॉन 2x और ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल आउट, माइनस वन बाय एक्स। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर, सही है। ओके ओके सर। ओके यस। चलो थोड़ा और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। ये नोट कर लिया गया? यस सर। हाँ तो हो गया नोट। हाँ सर, हो गया। चलो यस हो गया। कुछ और थोड़े से लेवल बढ़ा के कर लेते हैं सॉल्व, है ना? स्क्वायर में देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको मान ज्ञात करने हैं। पहला, जब एफ जीरो है, दूसरा एफ एक्स की वैल्यू वन है, तीसरा एफ एक्स की वैल्यू एफ जीरो कुछ लिखा हुआ है, और चौथा एफ एक्स की वैल्यू वन बाय एक्स। इन पर मान ज्ञात कर लेते हैं। और कर सकते हैं अगर करना हो, थोड़ा और लेवल बनाना हो। चलो पहले इतने ज्ञात करो। सर फर्स्ट का -1, फर्स्ट का -1, बिल्कुल सही बात। सेकंड का 0, सेकंड का 0, ठीक है। सर थर्ड का इनफाइनाइट। थर्ड का इनफाइनाइट, क्यों 1/0 आ रहा है क्या? नहीं सर, हाँ सर, -2/0। -2/0। हाँ हाँ तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। सही बात है, इनफाइनाइट हो गया। और लास्ट 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये भी सही है। ये आपका नाम क्या है बेटा? मोहित सर, मोहित। मुदित, ओके। मुदित के आंसर्स बहुत फास्ट आते हैं। अनुराग, दीपक, धनंजय, मोनू, निशा, शिव कुमार। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। आप लोग भी आंसर बताओ। अच्छा, इसका एक और पार्ट मुदित बेटा, एक और पार्ट कैलकुलेट कर लो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही सेम। अगर एफ एक्स का ही फंक्शन है तो क्या होगा, है ना? थोड़ा इसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपके लिए। चलो हम देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुटअप कर रहे हैं, ये 0 का स्क्वायर 0 -1, ये x का स्क्वायर, ये 0 +1, तो -1 और +1, तो ये -1 हो गया। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब उसका मान आएगा -1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 0/1 मतलब 0। और यहाँ पर देखें
इसका मतलब क्या है, इसकी मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, है ना। f0 का मान ज्ञात कर चुके हैं, वो है -1, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं f, सर हाँ आंसर आंसर -1 किसका, लास्ट वाले का क्या बेटा? हाँ सर, हाँ बताओ। -1/x²। तो कुछ गड़बड़ आया है, क्या देखते सर? हैं। कुछ गड़बड़ आ रहा है मोहित बेटा, कुछ मिस्टेक कर दिया आपने जल्दी जल्दी में। ओके सर, तो देखते हैं सर। हाँ, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट अप करनी है x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 1 अपॉन ये 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 मतलब 0/2, तो 0 ही आ रहा है, इसका मान 0 ही तो आ रहा है बेटा, इसका मान इनफाइनाइट कहाँ आ रहा है? क्यों मदद बेटा? यस सर, 0 आ रहा है। हाँ इसका मान सर। तो, इसका मान आपका इनफाइनाइट बता रहे थे, लेकिन 0 आंसर आया इसका। अब इसमें देख लेते हैं, अब f x जो है 1/x है, तो यहाँ पर x की जगह 1/x रख लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसको बाद में, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह 1/x लिख दो, तो ये 1/x का स्क्वायर -1 अपॉन 1 अपॉन x का स्क्वायर +1, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर +1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x स्क्वायर, एलसीएम x स्क्वायर आएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये x स्क्वायर, यहाँ पर तो 1 ही रहा, यहाँ पर -1 की जगह x स्क्वायर अपॉन, नीचे भी एलसीएम x स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम क्या आया, x स्क्वायर, थोड़ा सा कट रहा है, ऊपर लिख लेता हूँ, ये x स्क्वायर। अब यहाँ पर तो 1 है, तो ये तो 1 ही रहा, प्लस ये 1, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से ये एलसीएम x स्क्वायर कट जाएगी, ऊपर बचा 1 माइनस आ रहा है x, नीचे बचा 1 + x स्क्वायर, तो इसका मान ये आएगा। हम बेटा सर, यही आ रहा है सर। यही आ रहा है, चलो देख लेते हैं। अब इसका आखिरी वाला भाग उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया क्या बाकी के बच्चों ने? यस सर, कर लिया। हाँ सर, कर लिया। हाँ ठीक है। अब इसका आखिरी वाला भाग देखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जो आखिरी वाला पार्ट था, जो अपना एग्जाम्पल था, वो क्या था, y = x² -1 अपॉन x² +1, ये अपना उदाहरण था। और यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है f(x) का, है ना, इसका मान बताना है। अब f(x) क्या है, ये तो हमें गिवन ही f(x), ये बाई नहीं था, f(x) लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं f ये x² -1 अपॉन x² +1 बराबर, अब क्या लिखेंगे, x की जगह अब हमें ये लिखना है पूरा, x² -1 अपॉन x² +1, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये जो x² है सर हाँ सर, बेटा, आंसर आंसर तो आंसर आंसर बोलो बोलो क्या है? -2x² हाँ अपॉन में x² +1। अपॉन में x² +1 या x की पावर 4 +1, हाँ सर, x की पावर 4 +1। हाँ देखो, अब यहाँ पर हमने मान पुटअप किया, x की जगह ये पूरा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये x² -1 अपॉन x² +1 का पूरा स्क्वायर -1 अपॉन, अब इस x² की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो x की जो वैल्यू है वो ये है, x² -1 अपॉन x² +1 का पूरा स्क्वायर, ये +1। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, अब ये स्क्वायर है, या तो पूरा होल स्क्वायर लिखो या इतने में स्क्वायर कर सकते हैं। देखो अब एलसीएम ले रहा हूं मैं,
ये नीचे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो हमने ऊपर वाले में पहले एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। ये बात समझ में आई? देखो पूरे में होल स्क्वायर करो या इंडिविजुअल स्क्वायर स्क्वायर हाँ कर दो। सर, हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पर ये तो इसी के नीचे है, तो ये तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस 1 की जगह ये पूरा एलसीएम पहुंचेगा इधर, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, भागे भाग कह दिया। अब नीचे क्या एलसीएम आएगा, सेम एलसीएम आ रहा है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम है नीचे भी। यहाँ पर तो ये तो सेम ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है प्लस प्लस, यहाँ पर एलसीएम पहुंचेगा क्योंकि 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया। तो देखो एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो इनको काट देते हैं, ये इससे कट रहा है। क्योंकि ये क्यों कट रहा है, क्योंकि देखो अपॉन के अपॉन में तो ये ऊपर जाएगी, ये पूरे मान कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये तो अब भागी में तो आ रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इधर क्या बचा, इधर बच रहा है, लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बच रहा है, इधर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, बस उसका यूज करना है हमें, है ना। ये क्या क्या यूज हो रहा है, हाँ सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए माइनस बी ए प्लस बी कोष्टक में। तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर, ए माइनस बी ए प्लस बी कोष्टक में। हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, या इसको इंडिविजुअल खोल लेते हैं, इंडिविजुअल ज्यादा सही रहेगा, है ना, ऐसे खोलेंगे तो फिर ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, Individual माइनस का खोलिए। 4ab, माइनस का 4ab। माइनस का 4ab, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, माइनस 4ab क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ab। हाँ इसको इंडिविजुअल खोल लेते, ये क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसका Yes, sir. यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो मतलब एक्स की पावर 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 माइनस 2ab, 2 ए कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है 1, तो 2x स्क्वायर, ये समझ में आया, इसका ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर हाँ सर, प्लस 2ab, अब बीच में माइनस हाँ लगाया, सर, हाँ अब बीच में हमने लगाया माइनस, इसको नीचे ही लिखते हैं, इधर तो बनेगा नहीं, इधर ही लिखते हैं, तो ये हो गया एक्स की पावर 4, ये प्लस 1 माइनस 2ab 2x स्क्वायर, ये इसका मान आ गया, ये माइनस बीच में माइनस, इसको भी ओपन कहते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2ab 2x स्क्वायर अपॉन, नीचे भी सेम आएगा, नीचे भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर, बीच में प्लस है
यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बस काम हो जाएगा अपना। ये देखो माइनस है, इस माइनस का अगर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो सबके मान बदल जाएंगे, जो धनात्मक होगा वो ऋणात्मक, जो ऋणात्मक होगा वो धनात्मक। तो यहाँ पर तो सभी धनात्मक ही हैं, ये सब ऋणात्मक बनने वाले हैं, है ना। तो बना लेते हैं, तो देखना ये ऊपर की दो स्टेप नोट कर लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ऊपर के दो स्टेप, ओके। तो इतना लेके चलते हैं, इसको लिया तो ये x की पावर 4। अब ऐसे देखो मैं इधर ही कर देता हूँ, चलो नहीं तो चलो दूसरी स्टेप ही लिख देता हूँ। ये x की पावर 4, ये तो सेम ही था, प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस x की पावर 4, ये माइनस 1 और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अपॉन में क्या आया, ये x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ तो बीच में प्लस है तो सभी सेम रहेगा, x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर। अब आपस में क्या जा रहा है, ये x की पावर 4 प्लस का इधर माइनस का, तो ये गया इससे, ये प्लस 1 का ये माइनस का 1, ये आपस में गया, ये दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस, नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ऊपर क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर और नीचे क्या बचा, माइनस 1 नहीं प्लस 1 और ये x की पावर 4 x की पावर 4 मतलब 2 x की पावर 4 प्लस 2, है ना। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर 4 है तो ऊपर 4 में से 2 का जाएगा तो 2x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, ये आंसर इसका होगा। समझ आया? हाँ सर, यही है। ओके हाँ, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं स्क्वायर में, जैसे कैलकुलेशन के लिए देखो आइडेंटिटी वही यूज हुई है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी लग सकती है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ओके सर, ओके बाय सर। गुड आफ्टरनून। चीजें सीखेंगे। ओके।